हाय एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 02। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो लेक्चर नंबर 01 था, जो कि इसके बस फर्स्ट लेक्चर था उस चैप्टर का, वहाँ पर हमने सारे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस को अच्छे तरह से समझा था। जैसे कि हमने पढ़ा था अबाउट 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर पढ़ा था हमने 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर हमने पढ़ा था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि R.H. व्हिटेकर साहब ने दिया था, और हमने प्रीवियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। फिर आज हम पढ़ेंगे अबाउट किंगडम मोनेरा, जो कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में पहला किंगडम आता है। वो किंगडम आज हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। सो सभी इधर उधर देखना बंद कर दीजिए, एक कॉपी पेन और एनसीईआरटी बुक लेकर बैठ जाए। मैं गुरशायन मजुमदार और आप देख रहे हैं स्टडी डाइवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। तो फिर पहले हेडिंग दे लेते हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में हम पहले बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। सोल मेंबर का मतलब क्या है? मतलब किंगडम मोनेरा में केवल और केवल बैक्टीरिया ही पाया जाएगा। तो फिर हम पहला पॉइंट लिख देंगे, सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। तो फिर मैं सोल मेंबर के बारे में थोड़ा लिख देता हूं, ताकि आप एग्जाम के पहले जब पढ़े तो भी आपको दिमाग में याद रहे सोल मेंबर। क्योंकि समझ के जब आप पढ़ोगे कोई भी चीज तो फिर आपको ज्यादा याद नहीं रखना पड़ेगा। मोनेरा में केवल और केवल बैक्टीरिया ही पाया जाएगा। तो फिर ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। फिर हम और लिख सकते हैं मोनेरा आर फाउंड एवरीवेयर। हम लिखेंगे मोनेरा या फिर दिस आर फाउंड एवरीवेयर। आपके एनसीईआरटी में बोला गया है देयर आर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। मतलब एक मुट्ठी सॉइल में भी मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। तो फिर हम इसे कह सकते हैं कि दीज आर फाउंड एवरीवेयर। इसके लिए एक स्पेशल बायोलॉजिकल टर्म दिया जाता है जिसे हम कहेंगे कॉस्मोपॉलिटियन। मतलब जो भी चीज या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म सभी जगह पर पाया जाता है या फिर उसका प्रेजेंस सभी जगह पर पाया जाता है, उसे हम कॉस्मोपॉलिटियन कहते हैं। तो फिर ये पॉइंट भी हो गया। फिर हम देख लेते हैं मोनेरा का हैबिटेट के बारे में, मतलब मोनेरा कहाँ कहाँ पाया जाता है। हम लोग लिख सकते हैं
Monera are found in most extreme environmental conditions. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कहाँ कहाँ पाया जाएगा, हम मोनेरा को पाएंगे डीप ओशियंस में, हम मोनेरा को स्नो में पाएंगे, हम मोनेरा को डेजर्ट में पाएंगे और हॉट स्प्रिंग्स में भी पाएंगे। चलिए तो फिर मैं लिख देता हूं सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, फिर ओशियंस, फिर स्नो। मतलब हॉट स्प्रिंग्स में भी हम जब जाएंगे मोनेरा देख पाएंगे, डेजर्ट में भी मोनेरा पाया जाएगा। मोनेरा मतलब क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तो सभी जगह मिलता है, स्नो में भी मिलेगा और ओशंस में भी मिलेगा। फिर हम लिख सकते हैं वी कैन डिवाइड या फिर वी कैन क्लासीफाई मोनेरा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स शेप। चलिए तो फिर देख लेते हैं कैसे हम मोनेरा को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स शेप क्लासीफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ shape, we can classify Monera into 4 categories. वो 4 कैटेगरीज क्या क्या है? पहला है स्पेरिकल कॉकस, मतलब पहले इसका मैं शेप ड्रॉ करूंगा फिर इसका नेम लिखूंगा। चलिए शेप कैसे होगा? ऐसा दिखने में होगा, स्पेरिकल शेप में होगा, ऐसा दिखने में होगा स्पेरिकल। फिर हम लिखेंगे स्पेरिकल कॉकस। बहुत समय क्वेश्चन में ये है सिंगुलर फॉर्म, बहुत समय क्वेश्चन में प्लूरल फॉर्म देके भी आस्क कर लेता है या फिर पूछ लेता है। तो भाई प्लूरल फॉर्म इसका क्या होगा? प्लूरल फॉर्म होगा कॉक्की। सिर्फ पीएल लिख देता हूं, प्लूरल क्यों? कॉक्की हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट शेप लिखेंगे रॉड शेप बैसिलस। रॉड शेप पहले थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूं। रॉड शेप कैसा होगा? ऐसा होगा रॉड शेप। और यहां पर जो है देखिए, आप एक सर्कुलर मैंने ड्रॉ किया हूं, यहां पर है स्पोर रहेगा प्रेजेंट इन बैक्टीरिया का। यहां पर स्पोर प्रेजेंट रहता है। तो फिर हम लिखेंगे रॉड शेप
shaped bacillus. और बेसिलस का प्लूरल क्या होगा? बेसिली. फिर हम लोग नेक्स्ट शेप क्या लिख सकते हैं? हम लोग नेक्स्ट शेप लिख सकते हैं स्पाइरल स्पिरिलियम. इसका शेप पहले देख लेते हैं. इसका शेप लगभग ऐसे होगा. यहां पर बहुत सारा फ्लैजेला रहता है फॉर द पर्पस ऑफ मोटिलिटी. जो एंड्स में बैक्टीरिया के बहुत सारा फ्लैजेला प्रेजेंट रहता है. हम इसे लिखेंगे फ्लैजेला. स्पाइरल स्पिरिलियम. और स्पिरिलियम का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? स्पिरिलियम का प्लूरल फॉर्म होगा स्पिरिला. स्पिरिला इसका प्लूरल फॉर्म होगा. नेक्स्ट शेप क्या होगा? नेक्स्ट शेप हम लिख सकते हैं कि कॉमा शेप विब्रियो. हम कॉमा शेप को ऐसे देख, मैं एकदम बोर्ड के लास्ट में लिख रहा हूं इसे. कॉमा शेप्ड ये बैक्टीरिया पूरा कॉमा की तरफ दिखता है. हम लोग लिख सकते हैं कॉमा शेप्ड शेप्ड. और इसका प्लूरल फॉर्म क्या लिखेंगे? इसका प्लूरल फॉर्म लिखेंगे विब्रो. ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स शेप. और एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप वी कैन क्लासिफाई बैक्टीरिया इनटू 4 कैटेगरीज. पहले होगा स्पेरिकल. ये देखिए स्पेरिकल शेप का होगा. ये होगा कॉकस और प्लूरल फॉर्म इसका होगा कॉक्की. फिर हम देखेंगे रॉड शेप बैसिलस. रॉड शेप बैसिलस और इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? बैसिली. इसके बारे में और एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मोस्टली फाउंड. दिस is the most abundant
बैक्टीरिया। दिस इज द मोस्ट एबंडेंट बैक्टीरिया, मतलब जो कि रॉड शेप बैसिलस है या फिर बैसिली है, ये ही सबसे ज्यादा बैक्टीरिया ग्रुप में पाया जाता है। थोड़ा इसे सर्कुलर कर देता हूं ताकि ये बाकी नोट से अलग रहे और आपको भी पढ़ने के टाइम देखने में आसानी हो। चलिए, फिर जो नेक्स्ट शेप है उसका स्पाइरल। इसका एंड में यहाँ पर फ्लैजेला भी रहेगा, फ्लैजेला रहेगा, और इसको हम कहेंगे स्पिरिलियम और प्लूरल फॉर्म है स्पिरिला। फिर कॉमा शेप्ड, देखिए पूरा का पूरा कॉमा की तरफ ही दिखता है, मैं इधर आ जा रहा हूँ, पूरा कॉमा की तरफ ही दिख रहा है, कॉमा शेप्ड विब्रियम, और इसका प्लूरल है विब्रो। चलिए पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम मोनेरा के बारे में और भी चीजें देखेंगे। चलिए पहले इसे नोट कर लीजिए। चलिए, आई थिंक अभी तक आपने लिख लिया होगा स्क्रीन को पॉज करके, तो मैं इसे मिटा देता हूं। हम सभी के लाइफ में एक ऐसा दोस्त हर वक्त आता है कि सपोज कोई स्कूल लाइफ में हो या फिर कॉलेज लाइफ में, ऐसा दोस्त आता ही है जो आपके सामने ऐसे बिहेव करेगा कि उससे अच्छा दोस्त पूरे यूनिवर्स में आपको कभी मिलेगा ही नहीं। पर जब भी आप नहीं रहोगे या फिर आपके एब्सेंस में, वो आपके पीठ पीछे बहुत बुराई करेगा। आप मतलब आप उसका इंटेंशन ही यही रहेगा कि आपका कैसे हार्म हो या फिर आपको कैसे नीचे नमाया जाए, उसका यही मेन इंटेंशन रहेगा। ऐसा दोस्त तो हमारे जीवन में आता जाता रहता ही है, वो डिफरेंट बात है। तो फिर हम ऐसे फ्रेंड को क्या कह सकते हैं? हम ऐसे फ्रेंड को कहेंगे वो स्ट्रक्चरली सिंपल है, मतलब वो आपके सामने देखिए सिंपली बिहेव कर रहा है, बहुत सिंपली, मतलब डाउन टू अर्थ बिहेव कर रहा है, पर जब आप नहीं रहोगे या फिर आपके एब्सेंस में वो क्या करेगा? वो आपके पीठ पीछे बुराई करेगा। मतलब उसका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, वो आपके सामने अच्छा ही कर रहा है और आपके पीठ पीछे बुराई कर रहा है आपके ही बारे में। तो इसी तरह से मोनेरा के बारे में भी हम लिख सकते हैं, मोनेरा इज स्ट्रक्चरली सिंपल बट बिहेवियरली कॉम्प्लेक्स। हम लिखेंगे इट is structurally simple but complex in behavior। अभी बोलिए कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर क्यों है? इट इज कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर ड्यू टू इज मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ड्यू टू इट्स मोस्ट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अभी बताइए मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, इसका मतलब क्या है? मतलब मोनेरा में आपको जब मैं 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ रहा था तब भी बताया था कि मोनेरा में सबसे ज्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है एज कंपेयर टू ऑल द 5 किंगडम्स। सभी 5 किंगडम में से मोनेरा में सबसे ज्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाएगा। इसका मतलब है लार्जेस्ट, या फिर हम लिख सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन मोनेरा।
तो फिर ये चला गया। अभी देख लेते हैं मोरेरा के मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, या फिर मैंने जो आपको बताया कि मोरेरा में सबसे लार्जेस्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, तो देख लेते हैं मोरेरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, पहले हम मोरेरा का दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बोल सकते हैं कि ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। चलिए लिख लेते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक। अब ऑटोट्रॉपिक में भी दो डिवीजन होगा, देख लेते हैं वो दो डिवीजन कौन कौन सा है। ऑटोट्रॉपिक में पहला होगा फोटो ऑटोट्रॉपिक और दूसरा होगा केमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक ये सब आपको लेक्चर नंबर 01 में भी बताया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, फिर भी और एक बार रिकैप कर देता हूं आपके लिए। फोटो ऑटोट्रॉपिक, और दूसरा होगा केमो ऑटोट्रॉपिक। अच्छा, फोटो ऑटोट्रॉपिक भी दो तरीके का होता है, ऑक्सीजेनिक एंड एनऑक्सीजेनिक। तो हम लिखेंगे ऑक्सीजेनिक और दूसरा होगा एनऑक्सीजेनिक, मतलब एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा और एक ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। अब आपका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं हेटेरोट्रॉपिक में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। पहले पाया जाएगा पैरासाइटिक, फिर पाया जाएगा सैप्रोफाइटिक, फिर पाया जाएगा सिम्बायोटिक। ये एक ब्रीफ आपको दे दिया कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मोरेरा के बारे में, और एक बार आपको बता देता हूं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखिए, पहले हो सकता है ऑटोट्रॉपिक एंड देन हो सकता है हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में भी दो टाइप हो सकता है, फोटो ऑटोट्रॉपिक और केमो ऑटोट्रॉपिक।
केमो फोटो ऑटोट्रोपिक में भी फिर दो डिवीजन हो सकता है, एक है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और दूसरा है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, जो कि होगा ऑक्सीजेनिक एंड एनऑक्सीजेनिक। फिर जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है उसका क्या क्या डिवीजन हो सकता है, उसमें हो सकता है पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक एंड सैप्रोफाइटिक। अभी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बस इस चीज़ों को एक बार रफली लिख दीजिए। मैं ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक मोड को डिटेल्स में अभी डिस्कस करूंगा। चलिए पहले इसको लिख लीजिए। आई थिंक अभी तक आपने लिख लिया होगा, तो फिर मैं इसे मिटा देता हूं। चलिए पहले जान लेते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रफली क्या होता है, CO2 जो कि एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वो आउटसाइड एनवायरनमेंट में से सेल के अंदर जाएगा और सेल के अंदर CO2 से ग्लूकोज का कन्वर्शन होगा। देखिए CO2 एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है और ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मतलब कोई भी बैक्टीरिया के अंदर इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक का कन्वर्शन होगा। चलिए तो फिर इसे एक बार देख लेते हैं। हम लोग पहले हेडिंग देंगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी CO2 आउटसाइड एनवायरनमेंट में रहता है, CO2 हम लोग लिख देंगे। CO2 इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हम लिखेंगे CO2 के अंडर में। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस from the environment। फिर ये एक सेल बाउंड्री देख लेते हैं। ये एक सपोज ये एक सेल है, ये एक बैक्टीरियल सेल है, हम लोग इसे लिख देंगे बैक्टीरियल सेल। अच्छा, अभी CO2 मैंने क्या बोला, आउटसाइड से इनसाइड द सेल ट्रांसफर होगा। CO2 ऐसे ट्रांसफर हो गया आउटसाइड से इनसाइड द सेल। अब CO2 इनसाइड द सेल चला गया। अब सेल में ATP प्रेजेंट रहता है, सेल में एनर्जी की प्रेजेंस में CO2 ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, तो फिर हम लिख सकते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज अब क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और CO2 क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। हम लिख सकते हैं इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक। तो फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सेल के अंदर ही या फिर बैक्टीरियल सेल के अंदर ही इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक का कन्वर्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, ATP इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी। तो फिर हम लोग अभी देख लेते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कुछ फीचर्स। इसमें भी पहला पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, पहला पॉइंट बोल सकते हैं जो कि CO2 से ग्लूकोज का कन्वर्शन हो रहा है, वो क्या हो रहा है, एक रिडक्शन प्रोसेस है। हम लिखेंगे CO2 से ग्लूकोज C6H12O6, ये एक रिडक्शन है। सेकंड में हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड में हम लिख सकते हैं ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि अभी मैंने बोला
कि यहाँ पर एटीपी लग रहा है, मतलब एनर्जी का कंज्यूम्शन हो रहा है। एनर्जी का कंज्यूम्शन होता है, उन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो हम लिखेंगे इसको पहले पॉइंट, इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन अच्छा, मतलब एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो रहा है या फिर एनर्जी का कंज्यूम्शन हो रहा है इस स्टेप को या फिर इस रिडक्शन को करने में। फिर और क्या लगेगा? फिर हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट होगा। हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड। हम लोग इसे ही हाइड्रोजन डोनर के नाम से जानेंगे। जब फोटो ऑटोट्रोपिक पढ़ाऊंगा तभी इसे को हम लोग हाइड्रोजन डोनर के नाम से जानेंगे। सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट हम और क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ऑन द basis of source of energy ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। एक है केमो ऑटोट्रोपिक, एक है फोटो ऑटोट्रोपिक। मैंने आपको पहले ही जब चार्ट लिखा रहा था तभी बताया, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर मोड ऑफ एनर्जी, सॉरी, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। पहला है इफ द mode is sun, मतलब जब सन से एनर्जी लेगा या फिर मोड ऑफ एनर्जी जब सन होगा तो फिर हम उसे कहेंगे फोटो ऑटोट्रोपिक। इसको थोड़ा नीचे से लिखना होगा तो स्पेस नहीं बनेगा। अच्छा, और क्या हो सकता है? इफ द मोड ऑफ एनर्जी इज केमिकल रिएक्शंस। इफ the mode is chemical, या फिर यहां लिख देता हूं reactions। अच्छा, अगर मोड केमिकल रिएक्शंस होगा तो फिर हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे कीमो ऑटोट्रोपिक। अच्छा, तो फिर ये हो गया एक ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जस्ट एक ब्रीफ आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया। और एक बार रिपीट कर देता हूं, देखिए CO2 इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, CO2 एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है या फिर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। CO2 एटमॉस्फेयर से या फिर एनवायरनमेंट से सेल के अंदर जाएगा। अंदर जाके क्या होगा? CO2 एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ग्लूकोज का कन्वर्शन होगा। यही है
प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड फॉर बैक्टीरिया। अब जो ग्लूकोज है वो एक फूड की तरफ काम करेगा बैक्टीरिया के लिए। अब सभी को पता है नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। तो फिर ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अभी जो CO2 से ग्लूकोज का कन्वर्शन हो रहा है वो एक रिडक्शन प्रोसेस है। दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन। अभी जो दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन। अभी देखिए इसमें हम और भी बता सकते हैं इट इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो रहा है, इसलिए हम इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड, हाइड्रोजन डोनर एक रिक्वायर्ड होता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी, ये देखिए एटीपी इधर का कंज्यूमशन हो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी देखिए एटीपी का इधर कंज्यूमशन हो रहा है, मतलब एनर्जी का कंज्यूमशन हो रहा है। तो फिर अगर ये सोर्स ऑफ एनर्जी अगर सन से आए, अगर ये सन से आए तो फिर हम इसे कहेंगे फोटो ऑटोट्रोपिक। अगर ये केमिकल रिएक्शन से आए, इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन से आए, तो फिर हम इसे कहेंगे कीमो ऑटोट्रोपिक। फिर आप इसे नोट कर लीजिए थोड़ा, मैं इसको फिर मिटा दूंगा। अभी हम पहले पढ़ेंगे फोटो ऑटोट्रोपिक के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग जानेंगे कीमो ऑटोट्रोपिक के बारे में। चलिए पहले इसे लिख लीजिए। तो फिर अभी हम लोग जानेंगे फोटो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। चलिए हेडिंग दे लेते हैं फोटो ऑटोट्रोपिक। अच्छा, फोटोऑटोट्रोपिक का भी मैंने दो डिवीजन किया था, एक था ऑक्सीजेनिक और एक था एनऑक्सीजेनिक। चलिए पहले हम लोग ऑक्सीजेनिक को ही डिस्कस करेंगे। अच्छा देखिए यहां पर पहले क्या होगा आप बताइए। फोटोसिंथेसिस होने का फर्स्ट क्राइटेरिया क्या हो सकता है? प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। हम लोग लिखेंगे क्लोरोफिल ए पिगमेंट इज प्रेजेंट। अच्छा क्लोरोफिल ए प्रेजेंट हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट और क्या लिख सकते हैं कि ऑक्सीजेनिक फोटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सोर्स ऑफ हाइड्रोजन डोनर कौन होगा? H2O या फिर वाटर। हम लोग लिखेंगे सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इज H2O या वाटर। को हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोजन डोनर। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग और डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे तो फिर इसको और हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसको हम लोग और डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम प्लांट फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट और लिख सकते हैं कि हियर द बाई प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजनिक फोटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन फॉर्म होगा। हियर द बाई प्रोडक्ट is O2।
अभी हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअल में कौन सा रिएक्शन होता है ऑक्सीजनिक फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। चलिए, पहले होगा H2O प्लस ए यहां पर एक सबस्ट्रेट को पकड़ लीजिए, मैं कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं, बनेगा 2AH, यहां पर 2 दे लीजिए बैलेंस करने के लिए, प्लस हाफ O2। देखिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, इसके साइड में हम लिखेंगे लाइट रिएक्शन। आप एक बार सुन लीजिए, मैं इस चीज़ों को अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जो टर्म अभी यूज़ करूँ लाइट रिएक्शन, फिर हाइड्रोजन डोनर, फिर बाद में यूज़ करूँगा डार्क रिएक्शन, इन सभी को फोटोसिंथेसिस चैप्टर में जो कि प्लांट फिजियोलॉजी के अंडर आता है वहाँ पर पूरा का पूरा डिस्कस किया जाएगा। फिर ये यहाँ पर हो गया लाइट रिएक्शन। अभी देखिए कि जो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन स्प्लिट हो जाएगा, या फिर ऑक्सीजन इज अ बाई प्रोडक्ट, जो आपको यहाँ पहले का पॉइंट में ही बोला कि ऑक्सीजन इज अ बाई प्रोडक्ट इन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। O2 is a byproduct। अच्छा, O2 बाई प्रोडक्ट हो गया। फिर यहां पर H2O क्या होगा, हाइड्रोजन डोनर, आपको पहले भी बताया था, एक्ट एज हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन को मैं बस H लिख दे रहा हूं शॉर्ट के लिए, मतलब यहाँ पर स्पेस भी थोड़ा कम है, हाइड्रोजन डोनर। अच्छा, H2 हाइड्रोजन डोनर हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देख सकते हैं कि CO2 प्लस AH फॉर्म करेगा ग्लूकोज और ए। अच्छा, इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले इस रिएक्शन को क्या कहते हैं इसे देख लेते हैं। इस रिएक्शन को हम कहेंगे डार्क रिएक्शन। अच्छा, फिर देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है कि जो AH है, जो AH इधर फॉर्म हुआ सबस्ट्रेट और हाइड्रोजन मिलकर, ये अपना हाइड्रोजन CO2 को डोनेट कर देगा। तो फिर यहां पर AH अपना हाइड्रोजन CO2 को डोनेट कर देगा और CO2 फॉर्म हो जाएगा ग्लूकोज में, CO2 का कन्वर्शन हो जाएगा ग्लूकोज में, और ये जो है अगेन फ्री हो जाएगा न्यू रिएक्शन करने के लिए। ए अगेन फ्री हो जाएगा न्यू रिएक्शन करने के लिए। चलिए, तो फिर हम लिख सकते हैं इसको गेट्स फ्री फॉर फर्दर रिएक्शन। अच्छा, और इसको क्या लिख सकते हैं कि H donates its hydrogen to CO2। एक सेकेंड, इसको थोड़ा साइड में लिखते हैं तो फिर देखने में भी अच्छा लगेगा। It donates its hydrogen to CO2, जिससे कि ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 का ग्लूकोज में कन्वर्शन हो रहा है। तो फिर इस पूरे प्रोसेस को, जो कि मैंने अभी बोर्ड में लिखाया, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑक्सीजनिक मोड ऑफ फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अभी देख लेते हैं इसके कुल एग्जाम्पल्स। क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है।
साइनोबैक्टीरिया के ग्रुप में मैक्सिमम लोग ऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग, मैं नीचे अभी लिख दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया। अभी साइनोबैक्टीरिया में भी कौन कौन करेगा? साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी हम लोग बोल सकते हैं, मैं दो नाम यूजुअली बोल देता हूं, नोस्टॉक और एनाबीना। हम लोग कह सकते हैं नोस्टॉक और एनाबीना। अच्छा, ये हो गया आपका कंप्लीट फोटोट्रॉपिक ऑक्सीजेनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, एक पॉइंट यहां पर मिस चला गया था कि यहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा। देखिए, इस स्टेप में CO2 से ग्लूकोज का कन्वर्शन में एटीपी लगता है, मैंने आपको पहले भी बताया था ऑटोट्रॉपिक जब समझा रहा था। तो फिर यहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी है सनलाइट। मैं यहां पर ही लिख देता हूं, सन acts as source of energy। अच्छा, अभी आप इसको कंप्लीटली लिख दीजिए, फिर हम लोग देखेंगे एनऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। चलिए जल्दी इसको लिख लीजिए। चलिए अभी मैं इसे मिटा देता हूं। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एनऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो वे हेडिंग दे लीजिए एनऑक्सीजेनिक। मैं इसको बी दे रहा हूं नंबर, एनऑक्सीजेनिक। अच्छा, एनऑक्सीजेनिक में पहले ही पॉइंट ही हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, नाम ही सुन के लग रहा है एनऑक्सीजेनिक, मतलब यहां पर ऑक्सीजन के जगह कोई और एटम टूटेगा। हम लोग ऐसे इंग्लिश में लिख सकते हैं कि यहां पर ऑक्सीजन के जगह कुछ और एटम टूटेगा। जैसे क्या टूट सकता है, या फिर क्या बाई प्रोडक्ट के हिसाब से हम क्या मिल सकता है? सल्फर मिल सकता है, वी मे गेट सल्फर एज बाई प्रोडक्ट, मतलब हमें सल्फर बाई प्रोडक्ट के रूप में मिल सकता है, पर ऑक्सीजन तो नहीं मिलेगा, ये कंफर्म है, श्योर है। फिर हम लोग और क्या लिख सकते हैं? देखिए एनऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्लोरोफिल या का प्रेजेंस नहीं रहता है। तो फिर हम लिखेंगे क्लोरोफिल पिगमेंट is absent। अच्छा, क्लोरोफिल पिगमेंट एब्सेंट हो गया। अब बताइए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन डोनर यहां पर क्या क्या हो सकता है? तो चलिए देख लेते हैं सोर्स ऑफ हाइड्रोजन डोनर। हाइड्रोजन डोनर
हम लोग लिख सकते हैं इफ द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इज H2S, पहला पॉइंट या फिर पहला जो क्राइटेरिया है, इफ द सोर्स इज H2S, देन हम इन टाइप के या फिर इन स्पेसिफिक कैटेगरी के बैक्टीरिया को कहेंगे सल्फर बैक्टीरिया। हम लोग इसे कहेंगे सल्फर बैक्टीरिया। अच्छा, अगर H2S प्रेजेंट ना हो या फिर H2S सोर्स हिसाब में प्रेजेंट ना हो तो फिर हम क्या कहेंगे, देख लेते हैं। इफ H2S not act as a source, तो फिर हम लिख सकते हैं इसे नॉन सल्फर बैक्टीरिया। अच्छा, तो फिर ये दोनों सोर्स हो गया। एक अगर मैं और एक बार इसे बता देता हूं कि हाइड्रोजन डोनर अगर H2S हो, हाइड्रोजन डोनर अगर हमारा बैक्टीरिया का H2S हो तो फिर हम इसे कहेंगे सल्फर बैक्टीरिया। अगर हाइड्रोजन डोनर H2S ना हो तो फिर हम इसे कहेंगे नॉन सल्फर बैक्टीरिया। अभी एनॉक्सिजेनिक का कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है एनॉक्सिजेनिक फोटोट्रॉपिक या फिर फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। चलिए हम लोग लिख लेते हैं एग्जाम्पल्स। अच्छा, एग्जाम्पल में हम पहले लिखेंगे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। पहला लिखेंगे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अच्छा, फिर हम लोग लिख सकते हैं पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। फिर हम लोग लिख सकते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। फिर हम लोग और लिख सकते हैं ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। अच्छा, तो फिर ये आपका कंप्लीट हो गया एनॉक्सिजेनिक फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर एनॉक्सिजेनिक फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका कंप्लीट हो गया। चलिए पहले आप इसे लिख लीजिए, फिर हम लोग अभी मूव ऑन करेंगे केमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। चलिए पहले आप इसे लिख लीजिए जल्दी से। तो फिर आई थिंक आपका अभी तक लिखना हो गया होगा, तो मैं इसे मिटा देता हूं। तो फिर अभी हम देख लेते हैं केमी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। पहले हेडिंग दे देते हैं केमी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी बताइए केमी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो सकता है। यहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी होगा केमिकल रिएक्शन।
अच्छा, केमिकल रिएक्शन सोर्स ऑफ एनर्जी के हिसाब से एक्ट कर रहा है। अभी बताइए यहाँ पर क्या क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा या फिर क्लोरोफिल एब्सेंट होगा? यहाँ पर क्लोरोफिल एब्सेंट होगा, क्योंकि सन का हमें एनर्जी रिसीव करने का ज़रूरत ही नहीं है। पर फोटो ऑटोट्रॉपिक में हम क्या देख रहे थे, हमें एनर्जी सन से मिल रहा था, तो फिर सन का एनर्जी रिसीव कौन करता है? क्लोरोफिल, या फिर रिएक्शन सेंटर जो भी है, आपको बाद में समझाया जाएगा वो सब चीज़। तो फिर यहाँ पर हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं कि क्लोरोफिल इज एब्सेंट। क्लोरोफिल तो फिर अभी हम लोग एक रफली डायग्राम से देख लेते हैं कि केमियो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। देखिए, तो फिर सेल के बाहर हम लोग लिख सकते हैं NH4+ कन्वर्ट हो रहा है NO2- में। अच्छा, अभी बताइए ये रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन है कि या फिर रिडक्शन है? आपको देख के ही पता चल रहा होगा, ये रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। तो फिर हम लिख सकते हैं इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर मैं इसे बस ऐसे O दे के रख रहा हूं, यही केमिकल सिंबल है ऑक्सीडेशन का, मैं बस इतना दे के रख दे रहा हूं। अभी इस ऑक्सीडेटिव केमिकल रिएक्शन से क्या तैयार हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रहा है, एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज हो रहा है। अभी ये जो एनर्जी रिलीज हो गया, ये सेल के अंदर घुसेगा या फिर सेल के अंदर इंसर्ट किया जाएगा? ये हो गया हमारा एक बैक्टीरियल सेल। यहां पर जो रिलीज एनर्जी हो गया, यहां पर चले आया एनर्जी। अच्छा, अब ये एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट होगा। एनर्जी, और एक इंक यूज करता हूं, एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू एटीपी। एटीपी में एनर्जी का कन्वर्शन होगा। फिर अब ये एटीपी हेल्प करेगा CO2 से ग्लूकोज के फॉर्मेशन में। CO2 ग्लूकोज। अच्छा, ये एटीपी इधर चले आएगा, ये एटीपी इधर आ गया। ये एटीपी हेल्प करेगा या फिर एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जो कि इस रिडक्शन प्रोसेस में लगेगा CO2 से ग्लूकोज के फॉर्मेशन में। चलिए, इतना हो गया केमी ऑटोट्रोपिक का स्टेप्स या फिर केमी ऑटोट्रोपिक का पूरा प्रोसीड्योर। मैं पहले आपके लिए और एक बार बोल देता हूं क्या क्या स्टेप हो सकता है। पहले क्या होगा, देखिए, पहले एक इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगा सेल के आउटसाइड। हाँ, फिर इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन में यहाँ क्या हो रहा है, NH4+ से NO2- का कन्वर्शन हो रहा है। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में पर्टिकुलरली ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस ऑक्सीडेटिव रिएक्शन से एनर्जी रिलीज हो रहा है। ये एनर्जी अब क्या होगा, ये एनर्जी सेल के अंदर जाएगा। सेल के अंदर जाके ये का क्या किस में कन्वर्ट होगा, ये एनर्जी सेल के अंदर जाके एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ये एटीपी लगेगा या फिर इस एटीपी का यूज अप होगा CO2 से ग्लूकोज के कन्वर्शन में। अब ये ग्लूकोज बैक्टीरिया अपने फूड के हिसाब से यूज करेगा एज एंड व्हेन रिक्वायरमेंट। तो फिर ये हो गया कंप्लीट प्रोसेस केमी ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। अभी देख लेते हैं केमी ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का कुछ एग्जांपल्स। मैं यहां से ही लिख दे सकता हूं, चलिए नीचे ही लिख देता हूं, ठीक है। अब थोड़ा देख लेना एग्जांपल्स।
अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है नाइट्रोकॉकस, नाइट्रोबैक्टर। चलिए लिख देते हैं, एग्जाम्पल्स हो सकता है नाइट्रोकॉकस, फिर हो सकता है नाइट्रोबैक्टर, फिर हो सकता है नाइट्रोबैसिलस। इसको यहां पर कॉमा देके लिख देता हूं। तो फिर ये हो गया कंप्लीट आपका केमी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जांपल्स हो गया नाइट्रोकॉकस, नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोबैसिलस। तो फिर आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा अभी तक। तो फिर अभी तक हमारा क्या क्या कंप्लीट हुआ, आप ही बोलिए। अभी तक हमने पढ़ा, एक बार ब्रीफ कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से 1 मिनट पे पूरा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ब्रीफ कर लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का 2 भाग है, फोटो ऑटोट्रॉपिक और केमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक मतलब इस डिवीजन का बेसिस क्या होगा? इस डिवीजन का बेसिस है सोर्स ऑफ एनर्जी। फोटो ऑटोट्रॉपिक में सोर्स ऑफ एनर्जी सन से मिल रहा है और केमो ऑटोट्रॉपिक में सोर्स ऑफ एनर्जी केमिकल रिएक्शन से मिल रहा है। अभी फोटो ऑटोट्रॉपिक का भी 2 भाग हो गया, एक है ऑक्सीजेनिक, एक है एनऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा? यहां पर ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन होगा, मतलब ऑक्सीजन हमें एज अ बाई प्रोडक्ट मिलेगा फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑक्सीजेनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। फिर एनऑक्सीजेनिक में क्या होगा? एनऑक्सीजेनिक में हमें एनी एटम अदर देन ऑक्सीजन मिलेगा। एनी एटम क्या क्या हो सकता है? एनी एटम हो सकता है सल्फर हो सकता है और कुछ भी एटम हो सकता है। अभी देखिए एनऑक्सीजेनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हाइड्रोजन डोनर क्या होगा? अभी आपको बताया था, हाइड्रोजन डोनर H2S हो सकता है, और अगर H2S एक्ट एट हाइड्रोजन डोनर होगा तो फिर हम उन बैक्टीरिया को सल्फर बैक्टीरिया कहेंगे। अगर H2S हाइड्रोजन डोनर की तरह एक्ट नहीं कर रहा है तो फिर हम उसे कहेंगे नॉन सल्फर बैक्टीरिया। और यहाँ पर ऑक्सीजेनिक में हाइड्रोजन डोनर के हिसाब से H2O या फिर वाटर एक्ट करता है। तो फिर ये कंप्लीट आपको एक समरी दे दिया ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। चलिए अब इसे जल्दी से लिख लीजिए। तो फिर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। चलिए देख लेते हैं। पहले हेडिंग दे लीजिए, हेटेरोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैं इसको और एक बार रिपीट नहीं किया, आप लोगों को शायद और एक बार लिखना पड़े कॉपी में जब भी आप लिख रहे होगे। चलिए पहले इसका टाइप हम लोग देख लेते हैं। आपको मैंने जब मतलब ऐसे रफली क्लासिफिकेशन बता रहा था तब आपको इसका 3 टाइप बताया था कि सैप्रोफाइटिक, पहले लिख लेते हैं सैप्रोफाइटिक, फिर लिख लेते हैं पैरासाइटिक, फिर हम लिख सकते हैं सिम्बायोटिक, तो फिर अभी हम इन तीनों टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को अलग अलग करके डिफाइन करेंगे। चलिए
पहले देख लेते हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम पहला पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशन फाउंड इन हेटेरोट्रॉपिक, या फिर हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी इन 3 टाइप में भी सबसे ज्यादा या फिर मोस्ट कॉमनली क्या पाया जाएगा, सेप्रोफाइटिक। चलिए लिख लेते हैं पहला पॉइंट, इट इज मोस्ट कॉमनली फाउंड। अच्छा, पहले देख लेते हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है क्या। अभी सपोज आप इमेजिन कर लीजिए ये एक डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है या फिर डेड ऑर्गेनिज्म है, यहां पर इसके ऊपर एक सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया आकर बैठ गया, चला आया ये इसे खाने के लिए। तो फिर सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया क्या करेगा, यहां पर से केमिकल्स रिलीज करेगा या फिर एंजाइम्स रिलीज करेगा। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया एंजाइम रिलीज कर रहा है, इस एंजाइम से क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में। तो फिर इसका कन्वर्शन हो जाएगा, मतलब इस स्किन में या फिर इसके बॉडी में जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होगा वो सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब ये सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो गया, इसके स्किन का ऊपरी लेयर या फिर कोई भी चीज, तो फिर इसे इस सिंपल ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब्स इट। मतलब आपको समझ में आ गया कि पहले बैक्टीरिया डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के स्किन के ऊपर आकर बैठा, फिर यहां पर एंजाइम रिलीज किया, एंजाइम रिलीज करने से क्या होगा, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में। सिंपल ऑर्गेनिक मैटर को अब वो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया एब्जॉर्ब कर लेगा। चलिए, ये सिंपल एक स्टेप्स था, मैंने आपको बताया, इसको मिटा देता हूं, जस्ट आपको समझाने के लिए रफली बोला। अभी हम इसे एक्चुअल नोट्स के फॉर्म में लिखेंगे। चलिए, पहले हम लिख सकते हैं इट इज फाउंड इन डेड डिकेइंग organisms अच्छा, इट इज फाउंड इन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम बोल सकते हैं इट रिलीजेस सम एंजाइम्स। अच्छा, ये एंजाइम रिलीज किया, फिर क्या होगा, ड्यू टू दिस एंजाइम्स, ड्यू टू दिस एंजाइम्स simple organic matter get converted, complex organic matter get converted into simple organic matter। हम लिख सकते हैं complex organic get converted into simple organic। मैटर। अच्छा, यहां पर सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में इसका कन्वर्शन हो गया। फिर अब क्या होगा, दिस सिंपल ऑर्गेनिक मैटर
will be absorbed by bacteria. जो भी बैक्टीरिया होगा वो उस सिंपल ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो फिर ये कंप्लीट हो गया, मतलब ये पूरा डिटेल्स बता दिया सेप्रोफाइटिक हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। अभी इसका एक एग्जांपल बताइए। इसका एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं लैक्टोबैसिलस। तो फिर हम लिखेंगे इसको, यहां पर तो जगह नहीं है, मैं ऊपर से लिख देता हूं, या फिर हाँ ऊपर ही लिख देता हूं मैं, लैक्टोबैसिलस। अच्छा, लैक्टोबैसिलस इसका एग्जाम्पल हो गया। अभी देख लेते हैं पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, पहले आपको एक ब्रीफली बता देता हूं। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक होस्ट होता है, एक पैरासाइट होता है। जो कि पैरासाइट होता है, जो कि हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आपका होगा, वो होस्ट बॉडी या फिर होस्ट प्लांट के अंदर चला जाएगा और उस बॉडी से न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करेगा। चलिए हम लोग लिख सकते हैं, इट एंटर्स इनटू होस्ट ऑफ plant and animal. अच्छा, it enters into host body of plant and animal and it extracts energy from it. It extracts, या फिर लिख सकते हैं absorbs energy from it. अच्छा, फिर हम इसका एग्जाम्पल क्या बता सकते हैं, इसका एग्जाम्पल होगा साइट्रस कैंकर। हम लोग एग्जाम्पल देंगे, यहां पर लिख देता हूं साइट्रस कैंकर। अभी देख लेते हैं सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होगा कि हम पहला पॉइंट लिख सकते हैं, बोथ द ऑर्गेनिजम्स गेट्स बेनिफिटेड। अच्छा, बोथ द ऑर्गेनिज्म कैसे बेनिफिट होगा, दो ऑर्गेनिज्म, सेपरेट ऑर्गेनिज्म ऐसे इंटर रिलेशनशिप में घुसेंगे या फिर ऐसा उनका रिलेशन होगा ऑर्गेनिज्म ए और बी के में कि ए और बी म्यूचुअली बेनिफिटेड होंगे। मतलब ए बी से कुछ लेगा या फिर ए को जिंदा रहने के लिए बी से कुछ चाहिए और बी को जिंदा रहने के लिए ए से कुछ चाहिए, मतलब एक म्यूचुअल रिलेशन होगा। मैं यही बताना चाहता हूं। तो फिर हम इसे कह सकते हैं कि सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम लोग ऑल लिख सकते हैं, बोथ द ऑर्गेनिजम्स, मतलब एक होगा हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया और एक दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म, आर म्यूचुअली अटैच्ड, एसोसिएटेड with each other। अच्छा,
तो फिर हमें एक म्यूचुअल एसोसिएशन देखने को मिलेगा। अभी आप सिम्बायोटिक का एग्जाम्पल बोलिए। सिम्बायोटिक का एग्जाम्पल क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं राइजोबियम और फ्रैंकिया। अच्छा, ये हो गया पूरा का पूरा सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैं और एक बार इन 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन को आपके लिए ब्रीफ कर देता हूं। देखिए, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमें क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है एक हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया एक डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर बैठ जाएगा, वहां पर केमिकल सीक्रेट करेगा, केमिकल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में। अभी जो सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हुआ, उस सिंपल ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया हमारा एब्सॉर्ब कर लेगा। चलिए, फिर एग्जांपल हो गया उसका लैक्टोबैसिलस। अभी देखिए, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक होस्ट रहेगा और एक पैरासाइट रहेगा। होस्ट जो कि एक प्लांट और एनिमल्स हो सकता है, और जो हमारा पैरासाइट होगा वो होगा हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या करेगा? होस्ट के अंदर घुस जाएगा, होस्ट बॉडी के अंदर घुस जाएगा और वहां से हमारा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा। इसका एग्जांपल क्या क्या बोला था आपको? साइट्रस कैंकर। फिर चले आइए सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमें क्या देखने को मिला? हमें देखने को मिला स्पीसीज ए और स्पीसीज बी या फिर ऑर्गेनिज्म ए या फिर ऑर्गेनिज्म बी म्यूचुअली एसोसिएटेड है या फिर म्यूचुअली बेनिफिटेड हो रहे हैं। तो फिर इसका एग्जांपल क्या है? राइजोबियम एंड फ्रैंकिया। चलिए, इसको अब जल्दी से अभी नोट कर लीजिए। देखिए, अभी आपका कंप्लीट मोनेरा का न्यूट्रिशन का पार्ट कंप्लीट हो गया। आपका हेटेरोट्रॉपिक भी कंप्लीट हो गया, आपका ऑटोट्रॉपिक भी कंप्लीट हो गया। यही दोनों मेन पार्ट्स थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। अभी आपको क्लासिफिकेशन मोनेरा का जो ग्रुप मेंबर्स है उसके बारे में सेपरेटली बताया जाएगा। चलिए, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए, अब तक आप सभी लोगों का ये नोट करना आई थिंक हो गया होगा। तो फिर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। तो फिर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट फर्स्ट मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा या फिर फर्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ किंगडम मोनेरा, जो कि है आर्कीबैक्टीरिया। चलिए, हेडिंग दे लीजिए आर्कीबैक्टीरिया। अच्छा, आर्कीबैक्टीरिया में हम पहले क्या लिख सकते हैं? हम बोल सकते हैं दीज आर द बैक्टीरिया व्हिच आर फाउंड इन मोस्ट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस। These are found in most extreme environmental conditions। अच्छा, तो फिर अभी देख लेते हैं इसके हैबिटेट के बारे में, मतलब आर्कीबैक्टीरिया कहाँ कहाँ पाया जा सकता है। पहले हम लोग लिख लेते हैं हैबिटेट। अच्छा, हैबिटेट में हम पहले लिख सकते हैं हॉट स्प्रिंग्स। अगर हम लोग इसे पाए हॉट स्प्रिंग्स में, हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स पे कौन कौन से आर्कीबैक्टीरिया पाया जाता है? हॉट स्प्रिंग्स में हमें मिलेगा थर्मोएसिडोफिल्स।
हम लिखेंगे थर्मो एसिडोफिल्स। अच्छा, हॉट स्प्रिंग्स में हमें मिल गया थर्मो एसिडोफिल्स। फिर नेक्स्ट हैबिटेट उसका क्या होगा? एक्सट्रीम सलाइन एरियाज, या फिर हम लोग लिख सकते हैं एक्सट्रीम सलाइन एरियाज। एक्सट्रीम सलाइन एरियाज में हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा हेलोफाइल्स। अच्छा, एक्सट्रीम सलाइन एरियाज में हमें हेलोफाइल्स मिल गया। फिर हम लोग और कौन कौन से हैबिटेट डिस्क्राइब कर सकते हैं? हम लोग डिस्कस कर सकते हैं मार्शी हैबिटेट। हम लोग लिखेंगे मार्शी हैबिटेट। अच्छा, मार्शी हैबिटेट में कौन मिलेगा हमें? कौन सा आर्कीबैक्टीरिया मिलेगा? मार्शी हैबिटेट में हमें मिलेगा मिथानोजेंस। अच्छा, मार्शी हैबिटेट में तो फिर हमें मिथानोजेंस देखने को मिल गया। तो फिर मैं और एक बार आपके लिए ये 3 हैबिटेट को रिपीट कर देता हूँ। देखिए, हॉट स्प्रिंग्स में हमें क्या मिला? हॉट स्प्रिंग्स में हमें मिला थर्मो एसिडोफिल्स। फिर एक्सट्रीम सैलाइन एरिया में क्या मिला? हमें मिला हेलोफाइल्स। फिर मार्शी हैबिटेट में हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा मिथानोजेंस। चलिए, अभी हम लोग मिथानोजेंस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। हम जानेंगे कि मिथानोजेंस एक्चुअली है क्या। चलिए देख लेते हैं मिथानोजेंस। हम लोग मिथानोजेंस के बारे में पहले बता सकते हैं कि these bacteria are found in the gut of ruminant animals. These bacteria are found in the gut of several ruminant animals. अभी देख लेते हैं रूमिनेंट एनिमल्स क्या है। चलिए, रूमिनेंट एनिमल्स वो ऑर्गेनिज्म है या फिर वो एनिमल्स है जिनके इंटेस्टाइन में रूमेन प्रेजेंट हो, उनको हम लोग रूमिनेंट एनिमल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं काउस, बफेलोस, इनके और इंटेस्टाइन में रूमेन प्रेजेंट रहता है, इसलिए हम इनको रूमिनेंट कहते हैं। फिर हम लोग और मिथानोजेंस के बारे में लिख सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ मीथेन या फिर बायोगैस from the dung of these animals। मतलब ये ऑर्गेनिज्म क्या हेल्प करता है? जो काउ, बफेलो, ऑक्स
इन सभी का डंक से या फिर इन सभी का जो एक्सक्रीटा है उससे बायोगैस का फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अभी क्लास 12 में आपको डिटेल में पढ़ा जाएगा कि बायोगैस से कैसे एनर्जी हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो क्लास 12 का टॉपिक है। तो फिर अभी के लिए इतना ही जान लीजिए कि मिथानोजेंस किस में हेल्प करता है। मिथानोजेंस हेल्प करता है कि उन ऑर्गेनिज्म के एक्सक्रीटा से हम लोग को बायोगैस के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और बायोगैस से हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, बायोगैस हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है या फिर बायोगैस को हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं। चलिए अभी आप जल्दी से इसे लिख लीजिए, फिर मैं एक सेकेंड यहाँ पर नीचे थोड़ा जगह बचा है और कुछ चीज़ें आर्कीबैक्टीरिया के बारे में बताना है। देखिए आर्कीबैक्टीरिया इन सभी एनवायरमेंटल कंडीशन में प्रेजेंट है, मतलब एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में आर्कीबैक्टीरिया को पाया जाता है। तो फिर आर्कीबैक्टीरिया में कुछ स्पेशलिटी तो ज़रूर होगा जिसके वजह से ही वो इन एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर रहा है। अगर आपको हमें छोड़ दिया जाए तो हम एक सेकेंड में मर जाएंगे, हाँ खुदा का प्यारा हो जाएंगे हम लोग, तो फिर हम तो सर्वाइव नहीं कर सकते। पर आर्कीबैक्टीरिया में ऐसा क्या है कि वो इन सभी एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। देख लेते हैं, चलिए। आर्कीबैक्टीरिया या फिर हम लिख सकते हैं इट हैव स्पेशलाइज्ड सेल वॉल। सेल वॉल जिसके वजह से ही वो इन एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सरवाइव कर पा रहा है। उसका सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होगा, उसका सेल वॉल में नॉर्मल सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन का प्रेजेंट रहता है, पर आर्कीबैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं रहता है। पेप्टिडोग्लाइकन is not present। अच्छा, पेप्टिडोग्लाइकन एब्सेंट रहता है आर्कीबैक्टीरिया के सेल वॉल में। आर्कीबैक्टीरिया का सेल वॉल का जो कॉम्पोजिशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो फिर मैं उस पार्ट में नहीं जा रहा हूँ। बस इतना जान लीजिए कि पेप्टाइडोग्लाइकन नॉर्मल सेल वॉल में प्रेजेंट रहता है, पर आर्कीबैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन एब्सेंट रहता है। पेप्टाइडोग्लाइकन इज नॉट प्रेजेंट। अभी जब आपको कार्लहोस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था या फिर 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था, तब मैं आपको बोला था कि कार्लहोस साहब ने मोनेरा को आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया 2 डोमेन में क्लासिफाई किए थे। ऑन द बेसिस ऑफ, आप बताइए ऑन द बेसिस ऑफ क्या किए थे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ 16S rRNA सीक्वेंस। चलिए तो फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं ऊपर से यहाँ पर थोड़ा लिख देता हूँ, 16S rRNA सीक्वेंस is present। इसको थोड़ा, मतलब आर्कीबैक्टीरिया में क्या होगा, 16S rRNA प्रेजेंट होगा, और यूबैक्टीरिया में क्या होगा, जो कि सेकेंड डोमेन था 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का, वहां पर 16S rRNA प्रेजेंट नहीं होगा। तो फिर चलिए आप इसे जल्दी से लिख लीजिए, और आपका बचा है अभी यूबैक्टीरिया। आई थिंक यूबैक्टीरिया अभी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा इस क्लास में, तो कभी पॉसिबल ही नहीं है यूबैक्टीरिया कंप्लीट करना, बस शुरू कर सकते हैं और उसका ख़त्म नहीं होगा अभी। तो फिर यूबैक्टीरिया को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पकड़ लेंगे। तो फिर इसे आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। मुझे लगता है अभी तक आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे लिख लिया होगा पूरा चीज़ आर्कीबैक्टीरिया के बारे में। तो हमारा अभी यूबैक्टीरिया बाकी है, मैंने जैसे बोला उसको नेक्स्ट क्लास में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, और हम लोग प्रोटिस्टा के किंगडम में
जंप करेंगे या फिर चले जाएंगे। तो फिर आई होप यू हैव टेकन ऑल द नोट्स ऑफ टुडेज लेक्चर। एंड अगर आपको लेक्चर समझने में ज़रा सा भी दिक्कत आई हो कोई भी पार्ट में, अगर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स या फिर हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कोई भी टॉपिक में आपको ज़रा सा भी प्रॉब्लम हो, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर नोटिफाई करिए। मैं उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो में लास्ट जो सेक्शन होगा उसमें ज़रूर कवर कर दूंगा। एंड थैंक्स फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।